गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार पांडे, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस से संबंधित जानकारियां प्राप्त की थी। अब आज उसी कड़ी में हम देखेंगे लेंस के पावर के बारे में। बच्चों, जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख देता है ना, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस क्रम में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं तो वहां पर माइक्रोस्कोप्स यूज होते हैं। क्लास 9th में भी आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। तो जहां पर हमें चीजों को बहुत बड़ी करने की जरूरत होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहां एक समस्या ये आती है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बहुत छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट का हम दिखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो किसी लेंस के माध्यम से मान लीजिए हमने 10 टाइम्स बड़ा इमेज प्राप्त किया और फिर भी हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा होता तब उसे समझना समझाना आसान होता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? दो लेंसेस यूज करेंगे, दो या दो से अधिक लेंसेस यूज करेंगे और फिर उनके पावर को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो अब हम समझेंगे आज के क्लास में कि लेंस का पावर कैसे फाइंड करते हैं, लेंस के पावर का मतलब क्या होता है। जैसा आप सब देख पा रहे हैं, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग जानते हो जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है और जो अवतल लेंस होता है वह प्रकाश के किरणों को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। तो एक्चुअली जो ये पावर होता है लेंस का, सच पूछिए तो यह पावर ऑफ कन्वर्जेंस और पावर ऑफ डाइवर्जेंस को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी लेंस पर अगर लाइट रेज पड़ रही है तो वह कन्वर्ज करने के लिए लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर रहा है। अगर उसकी बेंडिंग पावर ज्यादा है तो लेंस का पावर ज्यादा होगा। अगर बेंडिंग पावर कम है तो उस लेंस का पावर कम होगा। यह बेंडिंग पावर दो डायमेंशंस में, दो एस्पेक्ट में देखे जाते हैं। कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं? तो एक जो बेंडिंग होती है वो लाइट रे को कन्वर्ज करने के लिए होती है और दूसरी जो बेंडिंग होती है वो लाइट को डाइवर्ज करने के लिए होती है। तो हमारा अभी कंसर्न उससे नहीं है कि यह जो बेंडिंग हो रही है वो कन्वर्ज होने के लिए हो रही है या डाइवर्ज होने के लिए हो रही है। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि कितना ज्यादा बेंडिंग हो रही है। तो माइंड में क्या सेट करना है कि लेंस के पावर की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली हम ये देखते हैं कि वह लाइट रे को कितना बेंड करता है अपने पर पड़ने के बाद। बेंड ज्यादा करेगा, पावर ज्यादा होगा, बेंड कम करेगा, पावर कम होगा। अब यह जो बेंडिंग होती है, इस बेंडिंग का दो पर्पस होता है। एक तो लाइट को कन्वर्ज करना और दूसरा लाइट को डाइवर्ज करना। क्लियर हो गया? यह जो बेंडिंग होती है दो पर्पस से होती है, एक कन्वर्ज करने के लिए और दूसरी होती है डाइवर्ज करने के लिए। तो कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है? आपको पता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्ज करता है। तो इसका पावर जो होगा पावर ऑफ कन्वर्जेंस के रूप में होगा। और वहीं अगर हम बात करें बच्चों कनकेव लेंस का, तो आप लोग जानते हो जब लाइट रे इस पर पड़ती है तो इस लाइट रे को ये क्या कर देता है? ये डाइवर्ज कर देता है। ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो एक्चुअली ये लाइट अगर सीधे जाती तो कुछ इस प्रकार गई होती, लेकिन इसने डाइवर्ज करने के लिए इतना एंगल से इसको हटा दिया, इतना एंगल से इसको हटा दिया, डाइवर्ज कर दिया। वहीं मैं अगर इसकी बात करता बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता तो आपको पता है कि यह लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो लाइट सीधा जाती तो ऐसे गई होती। अब इतना एंगल से अपने लाइट को अपने पाथ से हटा दिया,
बेंड कर दिया। यही जो बेंडिंग कैपेसिटी होती है ना, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लेंस की शक्ति और पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जो लेंस का पावर होता है उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने का, फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है? 1/f, जहां f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, आप लोगों को पता है। अब एक प्रश्न आता है कि ये फॉर्मूला सर आपने कहां से ला दिया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप स्वयं इस फॉर्मूला को बना लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम एक स्लाइड लेते हैं और फिर हम इसे देखते हैं जरा हम लोग बच्चों। ये कन्वेक्स लेंस है। आप सबसे मेरा प्रश्न है कि यह लाइट रे को कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? तो कन्वर्ज करता है। तो जरा देखते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है ना, आप लोग बताना। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे ले लिया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा एफ डैश मान लेते हैं, है ना। चलो नहीं लिखते हैं, इसे समझाना आसान रहेगा मेरे लिए। अब क्या हुआ, आप लोग जानते हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण पड़ती है वह अपवर्तन के बाद लेंस से, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो अगर इसका मुख्य फोकस बच्चों यहां रहता, जरा गौर करना मेरी बात पर, फोकस यहां रहता, तो उस कंडीशन में ये लाइट कहां से जाती? यहां से जाती, यहां से जाती। यानी अगर मैं बात करूं, ये लाइट का जो फंडामेंटल, जो अपना ओरिजिनल पाथ था वो ये था। तो यहां पर हमारे बच्चों ने क्या देखा कि इतना एंगल से लाइट अपने पाथ से हट गई, है ना। अब जरा विचार कीजिए, इसका फोकस अगर यहां होता तब क्या होता? ये लाइट यहां से जाने के बजाय ये लाइट यहां से जाती। तो अब बताइए, जो इसके पाथ से विचलन है, इस पहले केस में ज्यादा है कि इस दूसरे केस में ज्यादा है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इस दूसरे केस में ज्यादा है। फिर से मैं एक तीसरा कंडीशन लेता हूं, एज्यूम इसका फोकस यहां आ गया। तो फोकस यहां आ गया तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर होती है वो फोकस से जाती है, तो फिर ये फोकस से गई। अब जरा विचार करो, ये तीसरा सिचुएशन मैंने ले लिया। अब जो ये विचलन है, ये जो डेविएशन है, पहले केस में ज्यादा है कि दूसरे केस में ज्यादा है कि तीसरे केस में? तो डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे कि सर तीसरे केस में ज्यादा है। इसका अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे जैसे हम फोकल लेंथ को घटा रहे हैं, है ना, यह विचलन का जो एंगल है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब यह फोकल लेंथ ज्यादा था तो विचलन कम था, फोकल लेंथ थोड़ा कम हो गया तो ये विचलन ज्यादा हो गया, फोकल लेंथ और कम हो गया, ये तीसरे नंबर केस में फोकल लेंथ और कम हो गया, तो यह जो विचलन है वो सबसे ज्यादा है। इसका अर्थ ये आता है कि अगर लेंस का हम फोकल लेंथ कम करेंगे तो यह पावर ऑफ जो कन्वर्जेंस है, यानी जो बेंडिंग पावर है, वो बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ ज्यादा लेंगे तो पावर घट जाएगा। यानी यह जो फोकल लेंथ है, यहां से लेकर के फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो इस बेसिस पर हम एक कंक्लूजन फाइंड कर लेते हैं, वह यह है कि जो लेंस का पावर होगा वह फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? जो लेंस का पावर होगा जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, वह फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने कन्वेक्स लेंस के केस में तो समझा दिया, लेकिन कनकेव के बारे में क्या ख्याल है? तो चलिए हम कनकेव को भी देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। हमने एक यहां पर कनकेव लेंस ले लिया, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल एक रे को हमने डाल दिया, ठीक है। एज्यूम बच्चों कि इसका फोकस यहां है पहले केस में, तो आपको पता है कि यह लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो डाइवर्ज करेगा, लेकिन हम अपनी आंखों से देखेंगे तो वो फोकस से आता हुआ डाइवर्ज होता हुआ मालूम पड़ता है। तो यहां पर हम डॉटेड करके ले जाएंगे, डॉटेड करके ले जाएंगे और फिर यहां से हमने बढ़ा दिया। जरा विचार करो, अगर ये लाइट सीधे गई होती तो उसका ये जो रास्ता है वो ये होता, ठीक है, लेकिन इतना एंगल से अपने रास्ते से हट गई। अब विचार करो कि इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका फोकल फोकस जो है यहां नहीं बल्कि फोकस यहां है। तो बताओ ये फोकल लेंथ ज्यादा है, ये केस 1 मान लेते हैं और ये केस 2 मान लेते हैं। केस 1 में फोकल लेंथ ज्यादा है कि केस 2 में? डेफिनेटली केस 2 में कम है और केस 1 में ज्यादा है। तो अगर ये यहां रहता तो उस सिचुएशन में क्या होता, फिर लाइट रे जो होती बच्चों ये यहां से इधर को जाती। तो अब देखिए, जब फोकल लेंथ कम हो गया तो ये जो पाथ से विचलन है, पाथ से जो डेविएशन है वो ज्यादा हो गया। फोकल लेंथ ज्यादा था तो डेविएशन कम था केस 1 में, ठीक है, केस 1 में। और ये फोकल लेंथ कम हो गया तो ये केस 2 वाला है, केस 1 ये है और केस 2 ये है। फोकल लेंथ कम हो गया तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो गया, यानी ये ज्यादा डाइवर्ज कर दिया। यहां भी वही कंसेप्ट निकल कर आता है कि फोकल लेंथ कम होगा तो वह कन्वर्ज या डाइवर्ज ज्यादा करेगा, और फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो वह कन्वर्ज या डाइवर्ज कम करेगा। तो यहां भी जो पावर है जिसको हम पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के रूप में देखते हैं और P से डिनोट करते हैं, यहां भी वह फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। तो अगर डिफाइन करना हो बच्चों, एक बड़ी बात आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा मैं। जो डेफिनेशन होते हैं ना, वो साइंस में डेफिनेशंस दो तरह के हुआ करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन होता है वह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके इंपॉर्टेंट फीचर को बताता है। बोलोगे आप लोग नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं स्पीड की बात करूं, चाल की बात करूं, तो हम लोग चाल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि वह फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जो रैपिडिटी ऑफ मोशन को बताता हो, कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड वह चीज है जो यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो चल रही है। तो क्या हम इससे वैल्यू कैलकुलेट पर कर पाएंगे कि आखिर उसका चाल कितना है? नहीं कर पाएंगे। तो यह जो डेफिनेशन है कि वह भौतिक राशि जो रैपिडिटी ऑफ मोशन को बताती है उसे चाल कहते हैं। तो इससे आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इससे चाल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यह कैसा डेफिनेशन हो गया? यह क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया। अब अगर अगर बोलते हैं आप कि पर यूनिट टाइम में जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उस डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इकाई समय में तो नीचे टाइम हो गया, चली गई दूरी, दूरी को ए से डिनोट किया जाता है तो उसे हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं बेटा। तो आपने क्या देखा, यह जो डेफिनेशन है कि इकाई समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। मतलब यह डेफिनेशन कैसा हो गया? तो यह क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हो गया। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप वो फिजिक्स में आप क्लास 9th में कहाँ लेके चले गए?
10th में जिस टॉपिक पर आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको लिंक करके बताइए ना। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं लेंस के पावर को डिफाइन करूं और यह कहूं कि लेंस का पावर लेंस के पावर ऑफ कन्वर्जेंस और पावर ऑफ डाइवर्जेंस को बताता है, यानी वो लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम कन्वर्ज कर रहा है ना, इसे बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? लेंस का पावर कहते हैं। तो बताइए इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को लेंस का पावर कहते हैं, लेंस के फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस का पावर कहते हैं, तब तो फिर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। फोकल लेंथ का वैल्यू रखेंगे, पावर निकाल लेंगे। यहां पर दो बातें और ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। चूंकि हम पावर का जो यूनिट पढ़ेंगे वो ऐसा यूनिट पढ़ेंगे जो डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर। और उसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये ऐसा यूनिट है। तो जो ये फोकल लेंथ हमें लेना होगा वो भी एसआई यूनिट में लेना होगा, अर्थात मीटर में लेना होगा। तो मैंने देखा है आप सब बच्चे पावर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको बनाने में गलती कर बैठते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता। बाकी जो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पावर के जब हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना और तब वैल्यू रह करके पावर का वैल्यू निकालना। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, अगर कोई हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग की जो क्वालिटी हो वो ए ग्रेड की हो, तो इसमें जो भी मटेरियल्स लगे, रॉड, सीमेंट, बालू, गिट्टी वगैरह वगैरह, वो सब ए ग्रेड का लगाएंगे तो बिल्डिंग ए ग्रेड का बनेगा। मटेरियल्स बी ग्रेड का लगाएंगे तो बी ग्रेड का बनेगा। रॉ मटेरियल सी ग्रेड का लगाएंगे तो सी ग्रेड का बनेगा। तो अगर आप ए ग्रेड का मतलब एसआई यूनिट में प्राप्त करना चाहते हो तो ये भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। इसलिए पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? डाइऑप्टर। डी से डिनोट करते हैं। तो इस फोकल लेंथ को भी एसआई यूनिट में ही लेना पड़ेगा, और लेंथ है तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे, है ना। अब अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, अगर ये एफ सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो आप सीधे लिख सकते हो पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/f कर सकते हो, उससे भी ये वैल्यू निकल जाएगा। कब ये फॉर्मूला लगाओगे? जब ये f सेंटीमीटर में होगा तब लगाओगे, है ना। या फिर आप मीटर में चेंज करके लिख लो। यह बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई। अब हम एक बात और समझना चाहेंगे, एक बात और हम लोग समझाना चाहेंगे कि बच्चों अभी मैं बात करूं दो, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब जब मुख्य अक्ष के समानांतर यहां गई थी प्रकाश की किरण, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से F टू F, F डैश टू F डैश, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इसका काम क्या है? कन्वर्ज की डाइवर्ज करना। तो इसने डाइवर्ज किया है, आप लोग समझ रहे हो। अच्छा जरा इस पर आते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले लिया, ये हमारी एफ से होकर चली गई, एफ डायरेक्शन दिखा देंगे, और फिर इतनी ही दूरी पर हमने क्या कर लिया? 2f, इधर f डैश कर लिया और इधर 2f डैश कर लिया। अब जरा देखेंगे इसने क्या किया, तो इसने लाइट रे को कन्वर्ज किया। तो हम इनके काम से ही इनका आकलन करेंगे, इनका पावर निकालेंगे। जरा ध्यान देंगे, तो ये काम क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्जिंग
कि कैपेसिटी कितनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कन्वर्ज कहां कर रहा है, तो ये इस फोकस पर कर रहा है। ठीक है, ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज करें तो यह जो फोकल लेंथ होगा वो प्लस में आएगा। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर फोकल लेंथ इधर भी है इधर भी है, तो आप इधर वाला क्यों ले रहे हैं? तो जवाब है कि चूंकि इसका काम कन्वर्ज करना है और कन्वर्जिंग का काम इस फोकस पर हो रहा है, तो यह फोकस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया और यह ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसका वैल्यू किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। कोई डाउट नहीं है। तो फोकल लेंथ यदि प्लस में हो गया, फोकल लेंथ प्लस में हो गया, तो पावर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस लेंस का पावर हमेशा प्लस में होता है। क्लियर है? तो जब आप किसी के बारे में सुनते हो कि उनके चश्मे का पावर प्लस में है, तो समझ लेना चाहिए कि उनके लेंस कौन सा लेंस है चश्मा में लगा हुआ, तो ये कन्वेक्स लेंस है। अब जरा इस पर आते हैं, इसने क्या किया है, लाइट रे को डाइवर्ज किया है। तो डाइवर्ज इस फोकस से किया है कि इस फोकस से, तो इस फोकस से डाइवर्ज होता हुआ एपियर हो रहा है, एपियर हो रहा है या हुआ डाइवर्ज। यह चूंकि हम अपनी आंखों से यहां से देखेंगे तो हमको यही से डाइवर्ज होता हुआ मालूम पड़ेगा। तो ये बताइए कि इसका ये वाला फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला, तो डेफिनेटली डाइवर्ज करता है और डाइवर्ज करने का काम इस फोकस से महसूस हो रहा है, इसलिए ये फोकस इंपॉर्टेंट है। और यह फोकस इंपॉर्टेंट है तो यह ऑप्टिकल सेंटर से किधर है, यह लेफ्ट हैंड साइड में है। और हमारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जो दूरियां मापी जाती हैं वो किस में होती हैं, माइनस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यानी यहां जो फोकल लेंथ हो गया वह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में हो जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, माइनस में होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, वो ये है बच्चों कि जरा टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना बनाने में मदद मिलेगी। ये एक लेंस है बच्चों इतना बड़ा, आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां से एक हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं और एक हम यहां पर पतला लेंस बनाते हैं, पतला लेंस बनाते हैं। जरा देखिए, गौर कीजिए, आप लोग जानते हो कि यहां पर अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस से मैं स्फीयर बनाना शुरू करूं तो कुछ इस प्रकार स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अब हम काम करें, ये पतला लेंस है, तो अब इससे जब हम स्फीयर बनाना शुरू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यह स्फीयर बड़ा बनेगा। क्यों, पतला है, इस चूंकि इसका कर्वेचर कम है, कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा तो छोटा स्फीयर, आप समझ रहे हो, और कर्वेचर कम हो गया तो स्फीयर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो जब बड़ा बनेगा तो इसका फोकल सेंटर भी दूर होगा, फोकस भी, प्रिंसिपल फोकस भी दूर होगा। और अगर ये स्फीयर छोटा बनेगा तो इसका सेंटर भी नजदीक होगा और फोकल लेंथ तो और कम हो जाएगा। मतलब ये समझा हमारे बच्चों ने कि लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होंगे, और फोकल लेंथ ज्यादा होंगे तो पावर, पावर क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। और लेंस अगर मोटा होगा तो उसके फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब फोकल लेंथ कम हो जाएंगे तो उसका पावर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग बिना कंफ्यूजन के समझ चुके हो कि जो पावर होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो इस प्रकार से आपको लेंस के पावर को फाइंड करने में, इसके कंसेप्ट में कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर आप लोगों के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो एक चीज और दिया हुआ है, जैसे कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही बताया कि हमें 10 टाइम्स बड़ा इमेज चाहिए, और हमारे पास में ऐसे लेंस है कि एक लेंस 2 टाइम्स बड़ा करता है
और एक लेंस 5 टाइम्स बड़ा करता है। तो मतलब क्या है, हमें ज्यादा बड़ा बनाना है तो कई सारे लेंसेज के पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर हम कैसे फाइंड करेंगे, यह हम लोगों के सिलेबस में है और इसे भी हम लोगों को जानना समझना है। यहां भी दो सिचुएशंस होते हैं, वैसा केस जिसमें दो लेंसेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उस कंडीशन में एज ए होल पावर कितना होता है, और जब दो लेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी गई हो तब एज ए होल पावर कितना होता है। तो जो हम लोगों के सिलेबस में है वो ये है कि जब दो लेंसेस कांटेक्ट में रखी रहती हैं तो उनका एज ए होल पावर कितना होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर दो लेंस ले लिया। कितने लेंस ले लिए? हमने दो लेंस ले लिया बच्चों, है ना। ये दो लेंस ले लिया, एक कांटेक्ट में है। अब हमने क्या किया बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। एज्यूम इस का फोकल लेंथ, है ना, इसका फोकल लेंथ आपको f1 है, ठीक है। और फिर इस रेड वाले का अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ, एज्यूम इस रेड वाले का फोकल लेंथ f2 है। क्या है? रेड वाले का फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ऐसे ही, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को समझना। इसका फोकल लेंथ क्या मैंने मान लिया? f1, और इसका फोकल लेंथ क्या मान लिया? f2। तो होता क्या है बच्चों, तो इसका आप लोग बताओ, इस लेंस का पावर क्या हो जाएगा? तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं, माना इसका पावर P1 है, नहीं मालूम क्या है, P1 मान लेते हैं, और इसका पावर हम P2 मान लेते हैं। तो यह P1 निकालना है, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होता है लेंस का पावर? फोकल लेंथ का व्युत्क्रम। तो इसका फोकल लेंथ कितना माने हैं? f2। तो यहां पर हो जाएगा 1/f2। और इसकी बात करूं, P1 P2 की बात करूं, तो हमारे बच्चे जानते हैं कि P2 पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका फोकल लेंथ कितना है? f1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f1। तो हम अगर टोटल पावर निकालना चाहते हैं तो हमें पावर P इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? दोनों के पावर के सम के इक्वल होता है, यानी क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो डायरेक्ट अगर दो लेंसेस का पावर दिया हुआ है तो सीधे हम ऐड करके एज ए होल पावर निकाल लेंगे। जब वो कांटेक्ट में रखी हुई हो तब, डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसके लिए दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब क्या हुआ, पावर ऐसे निकल गया। अब ये P1 का वैल्यू कैसे हमने निकाला है? तो P1 निकला है यहां पर 1/f1। तो ये कब लिखेंगे? जब पावर नहीं दिया हुआ हो, पावर निकाल के ऐड करना हो। अब फिर ये क्या हो जाएगा? 1/f2। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस का आप लोग एज ए होल पावर इस प्रकार निकाल सकते हो। अब इसमें कई बार आप लोग मिस्टेक कहां करते हो बच्चों, तो वो ये है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके बाद में आप लोग कई बार न्यूमेरिकल्स बनाने में मिस्टेक कहां करते हो, तो मैं उसकी बात करूं तो होता क्या है कि मान लीजिए बच्चों एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरा आपको कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप जानते हो कि जो इसका पावर आएगा, मान लेते हैं इसका पावर P1 है और इसका पावर P2 है, तो यह कनकेव है ना, तो इसका पावर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और ये कन्वेक्स है ना, तो इसका पावर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो समझने के लिए मान लेते हैं इसका पावर -3D है, ठीक है, और इसका पावर समझने के लिए सिर्फ 5 प्लस में 5D है। तो टोटल पावर P इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस क्या होता है? P2 होता है। तो P1 का वैल्यू कितना है? -3D है। क्या है? -3D। ये आप माइनस, ये जो साइन होता है ना, अगर इसे छोड़ते हो तो बहुत बड़ी गलती होगी, आपका आंसर
कुछ और आना चाहिए और वो बिल्कुल कुछ और आएगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, कनकेव के जगह पर कन्वेक्स बना देगा, कन्वेक्स के जगह पर कनकेव बना देगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ये पावर खत्म हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम लोग देखेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने मिरर में मिरर फॉर्मूला देखा था, है ना। मिरर में हमने कौन कौन सा फॉर्मूला देखा, तो मिरर में हम लोगों ने जो पहला फॉर्मूला देखा था वह था स्मॉल f इक्वल टू r बाई टू। दूसरा जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा मिरर में वह क्या था, m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने मिरर में देखा वह क्या था, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। चौथा फॉर्मूला जो हम लोगों ने मिरर में देखा था वह क्या था, तो वह था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था। तो इतना फॉर्मूला आप लोगों ने कहा देखा, मिरर में, और इसी चार फॉर्मूला के बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर हम लेंस में आ जाएं तो लेंस में बात करें तो यहां पर बेटा यह चेंज हो जाता है ना। यहां m इक्वल टू हो जाता है, लेंस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और ये किसकी बात कर रहा था मैं, मिरर की बात मैं कर रहा था, मिरर की। तो अब क्या हुआ, यहां m इक्वल टू हो जाता है v बाई यू। क्या हो जाता है, v बाई यू। ये माइनस हट जाता है, क्यों हट जाता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये जो मिरर फॉर्मूला है यहां पर किस नाम से जाना जाता है, लेंस फॉर्मूला के नाम से। और यहां पर भी साइन चेंज हो जाते हैं, 1/v माइनस हो जाता है 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखोगे, मैं चाहूंगा कि आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर एक टेक्निकल चीज है बच्चों, आप लोग प्रश्न पूछोगे कि सर आप ऐसा हुआ क्यों, आखिर यहां से माइनस क्यों हटा दिया, यहां प्लस था तो माइनस क्यों कर दिया। जरा गेस करो क्या होगा आंसर इसका। तो सीधी सी बात है कि ये जो मिरर होते हैं बच्चों, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इनसे प्रकाश का परावर्तन होता है, इनसे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। तो लाइट जिधर रहती है ना, यह उधर ही टकरा के लौट जाती है बच्चों, उधर ही। जबकि लेंस जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, रिफ्रैक्शन पर, अपवर्तन पर काम करते हैं। जबकि लाइट लौटती नहीं है, ये लाइट क्या होती है, इस पर पड़ने के बाद दूसरी उसके दूसरे तरफ जाती है। इस वजह से चूंकि इधर की इधर ही रह गई तो साइन कन्वेंशन में बहुत अंतर नहीं पड़ा, ये भी जो भी डिस्टेंस इधर होगा निगेटिव होगा। लेकिन इधर अगर इधर ले रहे हैं तो निगेटिव, और इधर चली गई है लाइट तो इधर जब डिस्टेंस ना मेजर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से ये साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप लोग को इस लेंस फॉर्मूला डिराइवेशन में अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसे भी डिराइव करके दिखा दूंगा। हालांकि मिरर में मैंने डिराइवेशन बताया है और मुझे लगता है कि अगर आप उससे समझ चुके हो तो फिर इसमें आप सबको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग 10 मिनट के लिए कुछ MCQs हैं उसको देखते हैं, है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, इस बीच में ऑप्टिक्स में एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे ये तय है। तो क्या संभव है कि फिर हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ मिलकर के बनवाते रहें, नहीं। तो हमने एक 5 न्यूमेरिकल्स का एक सेट तैयार किया है। अगर इस 5 न्यूमेरिकल्स को आप लोग बना लेते हो, ठीक है, बस ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल दिया जाए तो लेंस की बात हो रही है कि मिरर की, तो थोड़ी जो फॉर्मूला में चेंजेज है उस पर ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो लगभग आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो अगर 5 न्यूमेरिकल्स को आप समझ करके बना लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा ऑप्टिक्स से तो आप लोग बना लोगे। तो आपके स्टैंडर्ड, आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके मैंने एक
5 क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया है, जिससे आपका पूरा सिलेबस जो है कंफर्टेबली कवर्ड हो जाता है और फिर इसके प्रैक्टिस से आप पूरे न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप ये जो पांचों न्यूमेरिकल्स हैं इसको कॉपी पर नोट डाउन करके आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में जब हम अगले क्लास में आएंगे तो इन न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग काइंडली हमें बताना कि इसमें से आप लोग अपने से कितने न्यूमेरिकल्स बना लिए। अगर नहीं बनता है तो भी घबराने की बात नहीं है। हम पांचों के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे और पांचों न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे हम। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि इनका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लो अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। 3 उंगलियां जो होती हैं अपने स्क्रीन पर रख करके जनरली हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि लेकर के आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे, है ना। किन बच्चों के द्वारा कितना न्यूमेरिकल बन गया यह हमें कमेंट में लिखोगे। फिर जब हम अगले एपिसोड में आएंगे आप लोगों के सामने तो इन न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। हम अभी टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके सामने, हम इसे देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। अवतल दर्पण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो बताइए वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में कि टॉर्च के परावर्तक सतह में, सड़क के मोड़ों पर, या कमरे के दर्पण में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, मैंने क्लास में बताया था कि यहां पर टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की। तो बताइए वास्तविक होता है कि आभासी होता है। तो आपको पता है उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हुआ करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसकी बात कर रहा है? फोकल लेंथ की बात कर रहा है, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2F, यानी 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग रैपिडली इस चीज को देखेंगे बच्चों। अब कहता है अवतल दर्पण का आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ध्यान रहे ये दर्पण की बात किया जा रहा है यहां पर। तो दर्पण का आवर्धन में क्या होता है? बोलिए यह होता है कि यह होता है? हाँ, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि इसमें माइनस लगा रहता है, -v/u होता है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनता है। कहां पर रखे जा रहे हैं? फोकस पर। तो आप लोगों को याद है कि जब अनंत पर रहता है तो फोकस पर बनता है, और फोकस पर रहता है तो कहां बनता है? अनंत पर। गुड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश का रंग बदलना, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता का बढ़ना, प्रकाश का समाप्त होना। तो आपको पता है कि प्रकाश में प्रकाश की जो चाल होता है वो बदल जाता है, इसलिए जो प्रकाश होता है अपनी दिशा से हट जाता है। आगे बढ़े बच्चों, तो हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न कि वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है। तो यहां पर वायु कैसा है? तो विरल माध्यम है, और कांच कैसा है? सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन में आती है तो क्या होता है? टुवार्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये मीटर होता है, सेकेंड में होता है, कोई नहीं होता, और न्यूटन में होता है। तो इसका सही जवाब है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह
समान राशियों का अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला प्रश्न है, ये हालांकि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहां पर आया आप लोगों के सामने कि श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइए क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़े बच्चों, 10वां प्रश्न है कि शक्ति, जो लेंस का पावर होता है, उसका क्या मात्रक होता है, बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कौन सा सही आंसर होगा इसमें, तो डाइऑप्टर, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना। अगला है, दो डाइऑप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पावर कितना दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, दो डाइऑप्टर। हमारे बच्चे जानते हैं कि पावर P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। P का पावर कितना दिया हुआ है, 2 इक्वल टू 1/f। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, यानी अगर हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यहाँ 50 सेंटीमीटर न देख करके क्या लिखा हुआ है, 0.5 मीटर। तो सही आंसर यह हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, बताइए। अपसारी की, अभिसारी की, समतल या बेलनाकार। तो उत्तल लेंस अभी हम लोगों ने देखा है कि यह क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी। इसके बाद में अगर हम बात करें, चलिए 13वां प्रश्न में चलें, तो कहता है अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखना, लेंस है यहां पर। अवतल लेंस हमेशा कैसा बनाता है, तो ये बताइए। वास्तविक तो बनाता नहीं है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है वो आपको, उसका जो फोकस होता है वो वास्तविक नहीं होता। तो फोकस वास्तविक नहीं होता है, तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। तो सही आंसर यह हो सकता है या यह हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं। तो फिर हम क्या करें, तो अब इन दोनों में कौन होगा, तो यहां लिखा है आभासी और उल्टा। आप जानते हो जो आभासी होता है वो उल्टा नहीं होता है, जो आभासी होता है हमेशा सीधा होता है। यह भी जानते हो कि यह हमेशा छोटा बनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो ये तो दोनों नहीं है, आपको पता है, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों में बचा, तो बताइए दर्पण का सूत्र प्लस में होता है कि माइनस में, तो प्लस में होता है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कहां से जा रहा है, विरल से कहां जा रहा है, सघन में, यानी पार्टिकल्स क्लोजर होंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो घट जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, यह। अगला बात करें बच्चों, तो कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो बताइए प्लस में होगी कि माइनस में, तो ये ऋणात्मक होती है। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो जब ये ऋणात्मक हो गई तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो आप सबको पता है कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी HI/HO सेम होता है। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला बात करूं, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर, तो आप लोगों को याद है सीसी बोतल सी पर रहता है, तो सी पर, तो और सेम साइज का होता है, यानी सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, अवतल की नहीं। तो ये वाहन के रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, कि इसका व्यू एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, न्यूटन का नियम, स्नेल का नियम, ओम का नियम, कुलम्ब्स का नियम। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ होते हैं दो, उसका पालन किया जाता है अपवर्तन में। इसके बाद अगर हम बात करें तो
लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, डायोप्टर होता है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन कर दिया, फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो अभी बताए थे कि पावर P इज इक्वल टू, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो क्या लिख देना, सीधा सीधा 100/f लिख देना, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो गया 100, अब बाई f कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो यहां 50 कर दिए, आंसर कितना आ गया 2D हो जाएगा। 2 डायोप्टर प्लस में है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। अवतल लेंस की शक्ति होती है, अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है इधर होता है नेगेटिव, यानी ये ऋणात्मक हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो अंतिम 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी लेंस की शक्ति +4D है, प्लस में नहीं है कुछ है तो यानी प्लस में 4D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या करेंगे, तो 4D है किसकी शक्ति, पावर P दिया हुआ है 4D दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। 1/P ये दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है केवल पर्दे पर, केवल दर्पण में, केवल आंखों में, कहीं नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह पर्दे पर भी प्राप्त होता है, और यह हमारे आंखों में जो रेटिना होता है ना बच्चों, रेटिना पर भी जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब ही हुआ करता है। हालांकि जो वर्चुअल इमेज होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, उनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ केवल पर्दे पर, केवल दर्पण में, केवल आंखों में, कहीं नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को ज्यादा सटीक आंसर ये महसूस होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े बच्चों, तो कहता है प्रकाश की किरण जब अविलंब के साथ आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, प्रकाश की किरण जब अविलंब के साथ आपतित होती है तो अपवर्तन पूछ रहा है। तो मैंने कंडीशन में बताया था कि जब ये नीचे पानी हो और ऊपर एयर हो, अगर ये परपेंडिकुलरली लाइट पड़ती है तो बिना डेविएशन के चली जाती है, यानी सीधे निकलती है, सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोग जानते हो। आगे बढ़े, तो अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, कि ये हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया है, बस ऐसे आप लोग अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते हो कि नहीं यह जानने के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो व्हाइट लाइट होता है, उसमें कितने रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 8 होते हैं। तो सही जवाब है कि वो 7 रंग होते हैं, और वो 7 कलर कौन कौन से हैं, तो VIBGIOR होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।